एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को यह पढ़ा रहे थे कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदलती है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि कुछ ही देर में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पर ध्यान रहे कोई भी स्टूडेंट तितली को खोल से बाहर निकलने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो अपने क्लास के बाहर चले गए। तितली अपने खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगी। वह बहुत कोशिशें और मेहनत कर रही थी, फिर भी खोल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। यह देखकर एक छात्र को उस पर दया आ गई। वह अपने टीचर की कही बात को भूल गया और उसने संघर्ष कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उस छात्र ने खोल को तोड़ दिया, जिस कारण तितली को बाहर निकलने में किसी तरह की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वह आसानी के साथ अपने खोल से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही तितली अपने खोल से बाहर आई, थोड़ी ही देर में वह मर गई। कुछ देर बाद टीचर अपनी क्लास में वापस आए और उन्हें इस घटना का पता चला। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, तितली को खोल से निकलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से ही उसके पंख मजबूत होते हैं और तितली को अपने जीवन जीने के लिए शक्ति मिलती है। यदि आप उसे संघर्ष करने नहीं देंगे तो वह मर जाएगी। इस छोटी सी कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि यदि हम सफलता की चाहत रखते हैं तो हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हमारे संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की क्षमता ही हमें अंदर से शक्ति प्रदान करेगी। जिंदगी में एक बेहतर मुकाम पाने के लिए हमें हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। लाइफ में हमें कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हारने का गम भी मिलता है। यदि हमें जीतना है तो हार का स्वाद भी चखना होगा। संघर्ष से पीछे मत हटिए, कोशिश करते जाइए। कोशिश करना आपके हाथ में है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को एक दिन में सफलता नहीं मिल जाती। उसकी सफलता में बार बार की कोशिशें, उसकी असफलताएं, उसका संघर्ष और कई सालों की कड़ी मेहनत शामिल होती है, तब जाकर वह एक दिन सफल हो पाता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। स्ट्रगल आपके पंखों को मजबूत करने का काम करता है, जिनके आधार पर आप जीवन में लंबी उड़ान भरते हैं, जिससे आप आसमान को छू सकते हैं और बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में मुझे से बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था।
उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाएंगे। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानने के लिए उतावले हो गए। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वह अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिया था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा है तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव वालों के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद हरिया ने सोचा कि क्यों ना हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर दिखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं, यह बात सोचकर गांव से चले गए और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ़ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊँ, हल चलाना न भूल जाऊँ। आपको तो पता नहीं है कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कभी हम बरसना ना भूल जाएं। वहाँ और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो होते हैं।
अमेरिका के एक शहर में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस प्रदर्शनी में बड़े से बड़े व्यापारी आए हुए थे और सभी पेंटिंग्स का आनंद ले रहे थे। एक बिजनेसमैन जिसका नाम जॉन था, वो बार बार एक ही पेंटिंग को बहुत समय तक देख रहा था और उसे लग रहा था कि उस पेंटिंग में कुछ संदेश छिपा हुआ है। दूसरे लोग उस पेंटिंग को खरीदने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जॉन ने पेंटिंग बनाने वाले से पूछा, तुमने यह पेंटिंग एकदम अजीब तरह से बनाई है। ज़रूर तुमने एक बड़ा मैसेज देने के लिए यह पेंटिंग डिज़ाइन की है। मुझे बताओ, क्योंकि मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। चित्रकार ने जॉन से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने इस चित्र में एक इंसान ही बनाया है। सभी लोगों को यह थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इस चित्र में जो लड़की है उसका चेहरा उसके बालों से पूरी तरह ढका हुआ है। पैरों पर मैंने पंख लगा दिया है और इसके सिर के पीछे के हिस्से को मैंने पूरी तरह से गंजा बना दिया है। तो मुझे बताओगे कि ये किस तरह से एक इंसान का चित्र है? जॉन ने कहा, सर, यह चित्र अवसर को दर्शाता है। जब अवसर हमारे सामने होता है तब हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि उसका चेहरा बालों से ढका हुआ होता है। मैंने इसके पैरों पर पंख लगाए हैं क्योंकि अवसर को जब हम पहचान नहीं पाते तो वह तुरंत ही उड़ जाता है। इसके सिर के पीछे हिस्से को गंजा इसलिए बनाया है क्योंकि जब हमें पता चलता है कि बालों से ढका चेहरा अवसर का है और वह पैरों में पंख लगाए उड़ रहा है, तब हम उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे का हिस्सा गंजा होने के कारण हम उसे पकड़ नहीं पाते और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। जॉन उस चित्रकार की बातें सुनकर हैरान हो गया और उसने उस पेंटिंग को खरीद लिया। आज वह एक बड़ी सीख लेकर वहाँ से निकला। दोस्तों, हम सब कभी न कभी अपने जीवन में इस वाक्य का इस्तेमाल करते ही हैं कि हमें उस समय अवसर नहीं मिला, नहीं तो। अवसर न मिलने की बात कहना एक कोरा बहाना बनाने के समान है। कई बार लोग बड़े अवसर या सही अवसर के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और उनका कुछ भी नहीं हो पाता। सही अवसर या बड़े अवसर का इंतज़ार मत करें। अवसर हमेशा आपके सामने से निकल जाएगा। आपको बस उसे पहचानना है और उसके चेहरे से ढका बाल खींचना है। अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए बड़े अवसर के इंतज़ार में खाली मत बैठे रहिए। हर अवसर का लाभ उठाइए। अवसर का बहाना बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागते फिरेंगे? अवसर का निर्माण कीजिए क्योंकि सब आपके हाथ में है। भगवान ने आपको पूरी तरह से सक्षम बनाकर भेजा है, इसलिए आगे बढ़िए और अवसर को पकड़िए।